हाँ तो दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश सिंह रावत। जून का महीना स्टार्ट हो गया और काफ़ी गर्मी हो रही है, तो मैं आज आपके सामने कुछ एक पेंटिंग की कहानी लेके आया हूँ जो कि काफ़ी मशहूर है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने उस पेंटिंग को देखा ना हो, और वो अपने शुरुआती दौर में इतनी मशहूर नहीं थी। जब वो चोरी हुई उसके बाद से वो मशहूर हुई। दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग, कहते हैं दो देशों को लेके उस पेंटिंग में हमेशा से विवाद रहा, झगड़ा रहा। तो ये जो पेंटिंग है ये है मोनालिसा की पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने में कम से कम 14 साल का वक्त लगा, और ये 1503 की कहानी है। 1503 में फ्रांस में एक सिल्क का व्यापारी हुआ करता था जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि उसे खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए मैं उसकी एक पेंटिंग बनवाता हूँ। तो वो एक पेंटिंग बनाने वाले कारीगर को ढूंढता है, जिसे आर्टिस्ट कह सकते हैं आप लोग। हालांकि उसे ढूंढने में शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अंत में वो बाद में ढूंढ ही लेता है। जब वो ढूंढ लेता है तो तैयार हो जाता है पेंटिंग बनाने के लिए। वो 1503 में उस पेंटिंग को बनाना स्टार्ट करता है, और 1517 में वो पेंटिंग बन के तैयार होती है। कहते हैं कि इस पेंटिंग को बनाने में 14 साल लग गए, और 14 साल में 12 साल तो उसके होंठ बनाने में ही लगे। 12 साल का वक्त जो लगा उसके होंठ बनाने में ही लगा, और बाकी के 2 साल पूरी पेंटिंग। तो जब वो पेंटिंग स्टार्ट करता है, और जिसकी पेंटिंग स्टार्ट करता है वो सिल्की व्यापारी की वाइफ होती है, जिसका नाम होता है मोनालिसा। मोनालिसा का मतलब माय लॉर्ड भी होता है। तो जो पेंटर होता है उसका नाम लियोनार्डो दा विंची होता है। विंची उस पेंटिंग को बनाता है, शुरुआत करता है, और जब वो उसे बना के कंप्लीट कर लेता है तो क्या होता है कि जो उसकी कीमत होती है उस कीमत वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और जब वो सिल्क के व्यापारी से बोलता है कि आपकी पेंटिंग तैयार होगी और आप मुझे इसकी कीमत दे दीजिए और अपनी पेंटिंग ले लीजिए, तो सिल्क का व्यापारी जो होता है उसकी कीमत चुकाने में असमर्थ होता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता है। तो विंची उस पेंटिंग को लेके अपने घर चले जाता है। हालांकि वो उस समय इतना फेमस नहीं था, क्योंकि वो अपने कैरियर के शुरुआती दौर में ही था। तो उसे फेमस होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दूसरे देश जाने की जरूरत पड़ती है, तो वो फ्रांस चले जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब फ्रांस जा रहा है तो अपना सारा सामान लेके भी जाएगा, तो वो इत्तेफाकन उस पेंटिंग को भी साथ में लेके चले जाता है। विंची जब फ्रांस जाता है तो फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम उनको ये पेंटिंग दिखाता है। उन्हें ये पेंटिंग जो है बहुत पसंद आती है। जब पेंटिंग पसंद आती है तो फ्रांसिस से इस पेंटिंग को खरीद लेते हैं और अपने महल में लगवाते हैं। फिर ये राजा फ्रांसिस प्रथम के बाद राजा लुई के पास जाती है। राजा लुई इसे अपने
राजमहल में लगाते हैं और उनके महल का नाम वर्सल्स रहता है, वो उसे अपने महल में लगाते हैं। इसके बाद फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति में ये नेपोलियन के पास जाती है। नेपोलियन इसे अपने बेडरूम में लगाता है। फिर उसके बाद इधर उधर जाते जाते एटलीस्ट ये लास्ट फ्रांस के म्यूज़ियम लुब्र में रखी जाती है, जो कि आज भी वहीं मौजूद है। लेकिन इस समय तक ये पेंटिंग मशहूर नहीं थी। इस पेंटिंग की मशहूर तब हुई जब ये चोरी हुई। फिर इसकी चोरी होने की जो घटना है वो इस प्रकार है कि 1911 के समय, सन 1911 के समय एक आर्ट का स्टूडेंट जो होता है वही लुब्र म्यूज़ियम में जाया करता था और रोज मोनालिसा की पेंटिंग को देख के एक स्केच बनाया करता था। तो रोज की तरीके वो लुब्र में जाता है और वहाँ पे स्केच बनाता है। तो जिस दिन चोरी हुई उसके एक दिन पहले भी वो लुब्र गया था म्यूज़ियम में और स्केच बना रहा था। फिर वो जाता है, फिर अगले दिन आता है शाम के टाइम पे, तो देखता है कि वो पेंटिंग मोनालिसा की जहाँ पे रखी थी वो वहाँ पे नहीं है। इसके बाद वो लड़का वहाँ के कर्मचारी से पूछता है कि ये पेंटिंग कहाँ रखी गई है, तो कर्मचारी को भी नहीं मालूम होता है। धीमे धीमे ये बात सिक्योरिटी इंचार्ज के पास जाती है। एक हड़कम समझ जाता है कि आखिर ये पेंटिंग गई तो गई कहाँ। लास्ट में म्यूज़ियम का जो सिक्योरिटी इंचार्ज और वहाँ का डिपार्टमेंट होता है, ये सब मिलके फैसला करते हैं कि ये पेंटिंग चोरी हो गई है। तो जब चोरी हो गई है पेंटिंग तो इसकी रिपोर्ट फ्रांस के पुलिस को दी जाती है। जब फ्रांस की पुलिस को इसकी रिपोर्ट दी जाती है तो वो 7 दिन के लिए अपना सबसे पहले तो तफ्तीश करती है, हालांकि उसका पता नहीं चलता है। जब ये चोरी की खबर आगे बढ़ती है, पूरे फ्रांस में पता चलती है, तो फ्रांस के अखबार के हर फ्रंट पेज पे, हर न्यूज़ चैनल में से दिखाया जाता है। वहाँ के लोगों को पता चलता है। ये खबर फ्रांस से बाहर भी जाती है। चोरी होने के बाद इस म्यूज़ियम लुब्र को 7 दिन के लिए बंद करके रखा जाता है। और अजीब सी बात यह है कि जब ये चोरी हुई थी, ये सिर्फ किसी वस्तु के सहारे इसको ऊपर रखा गया था। इसमें फ्रेम भी नहीं लगा था, एक पन्ना टाइप का था। फिर उसके बाद इसकी अहमियत पता चलती है। हर एजेंसी से ढूंढती है, हर जासूस इसको ढूंढने की कोशिश करता है, पुलिस वाले। 2 साल तक ये पेंटिंग नहीं मिलती है। हर तरीके से कोशिश की जाती है लेकिन इस पेंटिंग का पता नहीं चलता है, मोनालिसा की पेंटिंग। हाँ, तो जब ये 2 सालों तक ये पेंटिंग मिलती नहीं है तो दुनिया के हर कोने से लोग इस लुब्र म्यूज़ियम में आते हैं और उस दीवालों को देखते थे जहाँ पे वो मोनालिसा की पेंटिंग रखी हुई थी।
2 सालों तक ये सिलसिला चलता रहता है। फिर 2 सालों बाद ये पेंटिंग जब मिलती है तो इस पेंटिंग को मतलब वहीं लुव्र म्यूज़ियम में वहीं दीवार पे फ्रेम करवा के लगवा दिया जाता है और तब से ये पेंटिंग लुव्र म्यूज़ियम में ही रखी हुई है। अब जब ये पेंटिंग मिल जाती है तो जाहिर से ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इसे चुराया किसने, चोरी कैसे हुई और कैसे मिली। तो ये जो कहानी है ये 1911 की है और 1911 में ये पेंटिंग जब चोरी हुई थी तो ये उससे पहले की कहानी है कि ये पेंटिंग वहाँ पे रखी रहती थी, इस पर कोई ध्यान भी नहीं देता था। तो वहाँ पे एक कर्मचारी होता था जिसे एक काम दिया गया था कि वहाँ के जितने भी पेंटिंगें हैं उनमें फ्रेम लगाने का। तो ये मोनालिसा की पेंटिंग में भी फ्रेम लगाने का काम उसे दिया गया। उसका नाम विंसेंजो था। विंसेंजो जो होता है पेंटिंग में फ्रेम लगाने का काम करता था। तो एक दिन क्या होता है कि शाम के टाइम म्यूज़ियम बंद हो जाता है। विंसेंजो वहीं कहीं म्यूज़ियम में ही छुप जाता है। सारे लोग चले जाते हैं, शाम हो जाती है कि वो रात भर वहीं रहता है और मोनालिसा की जो पेंटिंग होती है उसको वो फोल्ड करके अपने कपड़ों में छुपा के रख देता है। जैसी सुबह होती है, म्यूज़ियम खुलता है, लोग आना शुरू होते हैं तो वो पीछे के रास्ते से अपने कपड़े के अंदर जो भी ऊपर पहना होगा टी शर्ट या पैंट वगैरह उसके अंदर छुपा के म्यूज़ियम से बाहर चले जाता है। जब शाम को वो लड़का आता है तो सिक्योरिटी को बताता है कि ऐसा ऐसा है। उसके बाद खलबली मच जाती है और पुलिस तक बात पहुंचती है। फिर उसके बाद विंसेंजो इसको लेके वहाँ से निकल जाता है अपने घर। फिर ये पेंटिंग उसके बाद 2 साल तक रखी रही। 2 साल बाद वो सोचता है कि इस पेंटिंग को बेचा जाए। तो विंसेंजो जो होता है फ्लोरेंस में एक गैलरी होती है, उसका मालिक होता है, आर्ट गैलरी का मालिक होता है। तो उससे संपर्क करता है और उसे एक पत्र लिखता है कि मेरे पास मोनालिसा की पेंटिंग है और मैं उसे बेचना चाहता हूँ। आप इस पेंटिंग का मुझे कितना पैसा देंगे? तो जो आर्ट गैलरी का मालिक होता है वो अचंभे में पड़ जाता है कि 2 साल तक इसका पता नहीं चला और अचानक से किसी आदमी ने मुझे लेटर लिखा। तो वापस विंसेंजो को लेटर लिख के उसका जवाब देता है कि ठीक है, मैं इस पेंटिंग को लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मतलब मैं इससे पहले देखना चाहूँगा कि ये वही पेंटिंग है मोनालिसा की असली वाली कि नहीं। जब मैं उसे देख लूँगा उसके बाद मैं उसको फैसला करूँगा कि मैं इसे लूँगा कि नहीं। वो भी कहता है कि अगर पेंटिंग असली हुई तो मैं इसकी मुँह मांगी कीमत दूंगा जो इसकी होगी। विंसेंजो बड़ा खुश हो जाता है। फिर वो अगले लेटर में उसे जवाब लिखता है कि ठीक है, मैं इसको दिखाने के लिए तैयार हूँ। दोनों जगह तय करते हैं, मिलने का दिन पक्का करते हैं और फिर एक जगह पे मिलते हैं। इसके बाद वो लोग फ्लोरेंस पे ही मिलते हैं जहाँ पे वो आर्ट गैलरी का मालिक होता है। वो देखता है, उसकी जांच करवाता है और ये पेंटिंग
असली होती है और वही पेंटिंग होती है जो लोगों से चोरी हुई होती है। तो फिर उसके बाद दोनों में बात होती है कि ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ और मुझे ये पेंटिंग चाहिए। अब जो आर्ट गैलरी का मालिक होता है वो ईमानदार भी होता है, समझदार भी होता है कि जो पेंटिंग फ्रांस में चोरी हुई है और इतने समय तक पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, और ये कल को अगर मेरे पास मिलती है तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। तो अगली मीटिंग में जब मिलने की समय सीमा तय होती है तो उससे पहले ये फ्रांस की पुलिस को सूचना दे देता है कि ऐसा ऐसा मुझे खत आया है और ऐसे ऐसे पेंटिंग बेचने की बात हुई है। तो पुलिस के पास जाता है, पुलिस को ये सब बताता है। अगली समय सीमा जब तय होती है तो वेसेंजो वो पेंटिंग लेके आता है, तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। जब पकड़ लेती है तो वापस उस म्यूज़ियम में इसे रख दिया जाता है, फ्रांस के लूव्र में। और जब वेसेंजो से ये तफ्तीश की जाती है कि आखिर ये पेंटिंग तुमने क्यों चुराई, तो वेसेंजो कहता है कि मुझे इस पेंटिंग से प्यार हो गया था। मैं जब भी काम करता और उसकी ओर देखता तो ये पेंटिंग मुस्कुराती थी, और मैं इसे जिस कोने से देखता था वहाँ से उसकी मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और हर एक कोने से इसकी मुस्कुराहट जो है अलग तरीके की नज़र आती थी, और एक कोने में जाके इसकी मुस्कुराहट जो थी फीकी पड़ जाती थी। बड़ा अजीब सा जवाब था इसका भी। फिर वेसेंजो दूसरा कारण बताता है कि इसका जो असली मालिकाना हक है वो इटली का है, क्योंकि ये इटली में ही बनी। इटली की मोनालिसा भी थी, और जो इसको बनाने वाला कारीगर विंची था वो भी इटली का ही था। इसलिए ये चाहता था कि ये किसी इटली के मतलब आदमी को बेचे, ताकि ये धरोहर इटली में ही रहे जो कि इटली की थी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, अभी भी उसे फ्रांस में ही रखा गया है। और आज की डेट में ये जो पेंटिंग है इसकी कीमत 50,000 करोड़ मान के चलिए 50 अरब रुपए है। दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है मोनालिसा की पेंटिंग। तो इसके बाद विंची को जो होता है कि अदालत सज़ा देती है, 7 महीने की सज़ा देती है इस चोरी की, और 7 महीने की सज़ा के बाद उसे छोड़ दिया जाता है, वो आज़ाद हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मोनालिसा की पेंटिंग जो दुनिया में बहुत मशहूर है। तो दोस्तों इस पेंटिंग के साथ मेरी कहानी हुई ख़त्म, और आप लोगों से निवेदन है कि अगर ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। नमस्कार।